अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब एनडीए और इंडिया अलायंस की लड़ाई दिनों दिन गहरी और तेज होती जा रही हो, उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चर्चा से बाहर है, लेकिन उसकी यूपी में भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती। मायावती का क्या पॉलिटिकल मूव होगा? कल चंद्रयान की वजह से मायावती की पार्टी की एक बड़ी बैठक की खबरें मीडिया तक ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें यह ऐलान किया कि नो एनडीए नो इंडिया, यानी वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पे हाथ रख के आगे भी बढ़ाया। मैसेज साफ है, लीडरशिप की सेकंड कमांड। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार क्या करने वाली है? और विपक्ष में अब जब तीन मोर्चे बन गए हों, इंडिया, एनडीए और मायावती, उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे कि अपोजिशन के पास क्या स्ट्रेंथ है, रूलिंग पार्टी के पास क्या स्ट्रेंथ है और मायावती क्या करने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार सबका पॉलिटिकल मूव बहुत ही दिलचस्प है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को स्टडी कर पाना, उसको पढ़ना और उसको समझना एक शोध का विषय है। मायावती और उनके पॉलिटिकल मूव को डिकोड कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप सैटेलाइट के सिग्नल पकड़ सकते हैं, राडार के सिग्नल पकड़ सकते हैं, रेडियो सिग्नल्स पकड़ सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल पकड़ सकते हैं, लेकिन मायावती को नहीं पकड़ सकते। उनका क्या पॉलिटिकल मूव होगा, इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल उनका मूव यह है कि वो किसी के साथ नहीं है, न एनडीए के साथ हैं न इंडिया के साथ हैं। तो मायावती क्या करेंगी? किसको नुकसान पहुंचाएंगी, किसको फायदा पहुंचाएंगी और खुद की पार्टी को कहां ले जाएंगी? यह ऐसा फैक्टर बहनों भाइयों जिसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों में और जब सार्वजनिक जीवन में हम हों तो हर विषयों की इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। मायावती क्या चाहती हैं? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पॉलिटिकल पार्टी, हर उनका अपोनेंट अपने अपने मुताबिक देता है। खुद मायावती क्या चाहती हैं? 2007 में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी मिथक को तोड़ते हुए, सभी राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए, सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नए फार्मूले के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बम्पर एंट्री की हो, ग्रैंड एंट्री, और 2007 में मायावती के ही समय से शुरू हुआ वक्त आज भी कायम है, जब बहुमत की सरकारों का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कुछ राजनीतिक सच्चाइयां जिन्हें हमें स्वीकारनी भी होंगी। मायावती उस दौर की राजनीति की चैंपियन रही हैं जब उत्तर प्रदेश में अस्थिर सरकारों का दौर होता था, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल होते थे, लेकिन मायावती ने सभी मिथक को तोड़ते हुए 2007 में जो मेजॉरिटी पाई, वो पार्टी का स्वर्णिम काल रहा है। तो 2007 से लेकर 2012 तक हुकूमत करने वाली पार्टी 12 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो पार्टी आज अपने सबसे दुर्दिन के दौर में गुजर रही है, जब उसके पास महज उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक विधायक बचा हो। लेकिन बहनों भाइयों, किसी को राजनीति में हल्का करके मत देखिए। सबसे खराब दौर के बावजूद मायावती के पास 12.5% वोट हैं, 12.5% वोट शेयर, और ये लास्ट असेंबली इलेक्शन में दर्ज हुआ है। और पार्लियामेंट इलेक्शन जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर मायावती आई, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज भी उनके पास हैं, 10। तो मायावती का आप पॉलिटिकल मूव क्या होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी नीतियां बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा दौर में रही हों, पिछले 12 सालों में, 13 सालों में सिर्फ पतन पतन और पतन की राह पर है बहुजन समाज पार्टी। कारण उसकी नीति भी हो सकती है, कारण उसके नेता का अपना तौर तरीका भी हो सकता है, या फिर वक्त और हालात बदल गए हों। जिन शोषित वंचित दलितों के लिए वो काम कर रही हों, वो सब एम्पावर्ड हो गए हों, वो सब सक्षम हो गए हों, समाज में उनको हो सकता है बराबरी का दर्जा भी मिल गया हो। शायद अब उन्हें मायावती की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो उसकी तादाद बहुत थोड़ी है। या फिर मायावती वक्त रहते अपने समाज के लोगों के संदेश को डिकोड नहीं कर पाई। कोई तो एक चूक हुई है, जिस चूक के कारण बहुजन समाज पार्टी आज इस स्थान पे खड़ी है। यूपी में दो पार्टियां देखते देखते रसातल में चली गई।
पहले कांग्रेस गई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। अब यहाँ बाइपोलर चुनाव है, या बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के साथ। दो ही दल की राजनीति उत्तर प्रदेश में बची है, बाकी सब हाशिए पर लग चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तीसरे अलायंस जैसी कोई मोर्चा फिलहाल बनेगा इसकी संभावना कम है। लेकिन हमें 12.5% वोट शेयर वाली मायावती को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। तो अगर मायावती अकेले लड़ेंगी जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है, और आकाश आनंद को वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ा रही हैं, ये तो तय है कि वो आगे चलकर पार्टी की कमान संभालेंगे। लेकिन क्या आकाश आनंद कोई करिश्मा कर पाएंगे? लेकिन यूपी में उनकी सक्रियता 0 है, उन्हें अदर स्टेट्स में लगाया गया है। तो मायावती ने जब कहा कि उस सब प्रत्याशी लड़ाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? और बहुजन समाज पार्टी क्या गिरती हुई अपनी पॉलिटिकल साख को ऊपर ला पाएगी? बहन भाइयों, ये बहुत ही शोध का विषय है। मैं फिर कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पर पूरी एक रिसर्च होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो पढ़ें एक मूवमेंट से खड़ी हुई पार्टी कैसे पीक पे गई और कैसे देखते देखते धड़ाम हो गई। न वो समाज बदला है, न वो पीढ़ी बदली है, न वो विचार बदले हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे लग गई है? इस पर व्यापक चिंतन की जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है। उन गलतियों पर से भी पर्दा हटाने की जरूरत है जिनके चक्कर में ये सब हुआ। तो अब इस डिबेट को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रश्न यही है, खुद मायावती क्या चाहती हैं? आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। देखिए, मायावती का ये अपना फैसला है कि वो किससे लड़ गए, पर पिछला 2019 का चुनाव मिलके भी लड़ा था, गठबंधन ने मिलके भी लड़के देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रही है। मायावती जी अलायंस में जाने के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हैं, ये बात समझ से परे है। आज जब हिंदुस्तान को इंडिया अलायंस में, इंडिया परिवार को जब आदरणीय मायावती जी की ज़रूरत है, तो वो क्लियरिटी के साथ इंडिया अलायंस के साथ आना क्यों नहीं चाहती हैं? और मैं समझता हूँ कि उनका ये कहीं ना कहीं इस तरीके का इशारा ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए की मदद तो नहीं कर रही है। 2024 में चूंकि देश का चुनाव प्रस्तावित है, सब जानते हैं परिवर्तन संकल्प है और कांग्रेस विकल्प है। वो अकेले चुनाव लड़े, सबको चुनाव लड़ने को अधिकार है, कोई भी अकेले चुनाव लड़ सकता है, मगर पूरा देश इंडिया के साथ है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन और पूर्व नेता एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और मुकेश कौशिक जी जाने माने पत्रकार मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। एमएच खान साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप जिस पार्टी से जुड़े रहे हैं, आज डिबेट का कुछ हिस्सा उस पर आधारित है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अकेले जाने का निर्णय मायावती का क्यों है, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और दूसरा, इस पॉलिटिकल मूव से बीएसपी को हासिल क्या होगा तब जब 2-3 चुनाव में ये पार्टी धड़ाम हो चुकी हो। अपनी रणनीति बनाने का हक होता है, कैसे हमको चुनाव लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। अभी देखिए, जो इंडिया बना है इसी में सर फुटबॉल हो रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो मायावती जी ने अगर ये फैसला किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले लड़के एक बार सत्ता भी हासिल किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हाँ वो सत्ता से बहुत दूर रही हो, कभी उनके पास जो है 12 खान साहब, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। जी सर, मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 39% तक इनका वोट पहुंच गया था। अगर पूरी तरह से उसमें मेहनत हो जाती तो चुनाव बहन कुमारी मायावती जी जीतती, हार नहीं सकती थी। सवाल इस बात का है कि ये रणनीतिकार जो बैठे हैं, ये यहाँ से अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं, अब महाराष्ट्र में तय होगा, अभी इनका संयोजक तय नहीं हुआ, अभी इनका कौन अध्यक्ष होगा वो तय नहीं हुआ। खाली इंडिया 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 करने से थोड़ी वोट आ जाएगा। और जो महंगाई का मुद्दा है और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको विपक्ष ठीक से उठा नहीं पा रहा है। और लद्दाख में चले गए राहुल गांधी, तो क्या मायावती इस मुद्दे को ठीक से उठा पा रही हैं? मायावती जी तो रोज ट्वीट कर रही हैं, रोज उनके ट्विटर पर काफी मुद्दे उठा रही हैं, आपका कहने का तात्पर्य है।
नहीं, बराबर मुद्दे उठा रहे हैं। अभी देखिए राजस्थान, अब उनका मानना ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इलेक्शन में हम अपने पूरे कैंडिडेट खड़ी करेंगे और सत्ता पक्ष में जो भी सत्ता पक्ष में इनके मन मुताबिक होगा उससे ये सरकार में शामिल हो जाएंगे। एक संदेश ये क्यों जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती है, ऐसा एक परसेप्शन क्यों बना हुआ है खान साहब? नहीं, एक तो देखिए लोगों का दिमाग है, अब क्या कहा जाएगा, टिकट के लिए मारामारी आज भी हो रही है बीएसपी में। अकेले लड़ने के बाद भी टिकट की मारामारी हो रही है। क्या सच में? हम लड़ेंगे। क्या सच में? जी बिल्कुल। अभी भी पहले जैसी डिमांड है भाई? वो लोग आ रहे हैं। अभी पहले जैसी डिमांड है? अभी भी पहले जैसी डिमांड है। ओके, उन्हीं शर्तों पे है? उन्हीं शर्तों पे अभी भी है। वही 29% वोट। काफी दिलचस्प बात आपने वही 29% वोट जो आजमगढ़ में मिला है, जी जी, वो उसके हिसाब से ही आज भी लोग बीएसपी की तरफ देखते हैं। अच्छा, आप चर्चा भी क्यों कर रहे हैं बीएसपी की? अगर बीएसपी कुछ नहीं है तो बीएसपी पे चर्चा भी तो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बीएसपी का आधार है। खान साहब, आप मुझ पे नाहक गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो ओपनिंग स्पीच में मायावती के करिश्मे का जिक्र किया था। नहीं, मैं बात अलग कर रहा हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन प्रदेशों का चुनाव जब हो जाएगा तो तय हो जाएगा कि बहन जी अकेले लड़ेंगी या समझौता करेंगी। आकाश आनंद को इतनी तवज्जो, कारण? उनको ये पता। जी आकाश आनंद को इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है? नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर है इसलिए वेटेज दिया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह रैलियां कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। क्या एक सवाल और है मेरा इस डिबेट में, आपसे एक सवाल और करूंगा कि क्या सिस्टमैटिकली अपोजिशन की बड़ी पार्टियां मायावती को इग्नोर कर रही हैं? नहीं, कोई इग्नोर करने की हैसियत में नहीं है। हर आदमी बाएं फैलाए खड़ा है कि हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। कौन, किसने कहा है? वोट है उसकी कीमत है। खान साहब, कोई हलो करने को तैयार नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको जानकारी हो सकता है ना हो, मुझे जानकारी है कि हर आदमी नहीं चाह रहा तो चर्चा क्यों होती? चर्चा किस बात की होती है? राजनीति। एक तो आपकी बातों से दो चीज मुझे निकल के आई। एक तो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बहन जी उनके साथ आ जाएं, और दूसरा ये कि टिकट की भारी डिमांड है पुरानी शर्तों पे। करेक्ट? अब शर्त नहीं कुछ है, शर्त काहे की है? शर्त नहीं, शर्तें कुछ नहीं है। बेवजह अनिला सिंह चौकन्ना हो गई शर्त वाली बात सुन के। हाँ खान साहब, बोलिए आप। नहीं, अनिला सिंह चौकन्ना हो जाए, कोई भी चौकन्ना हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है बहुजन समाज पार्टी पर जी। सवाल इस बात का है कि आखिर चर्चा क्यों हो रही है बीएसपी की? अगर बीएसपी ताकत नहीं तो चर्चा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। खान साहब, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप क्यों लगते हैं और ऐसा परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि बीएसपी जो कुछ भी करती है उसका सर्वाधिक बड़ी बिगेस्ट बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है? मेरी सबको राम राम। देखिए, ऐसा है कि 2019 का चुनाव बीएसपी और एसपी ने साथ में मिलकर लड़ा था। ठीक है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है, अखिलेश जी और मायावती जी ने साथ में मिलकर लड़ा था। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ने अलग अलग लड़ा था। तो आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हुआ? हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर हुआ, और आज की तारीख में इनके केवल और केवल 3 सांसद हैं। तो नुकसान किसको भुगतना पड़ा? पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को जो भी कुछ फायदा होता है, वो जो कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी करते हैं, केंद्र में मोदी जी करते हैं, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को जो अव्वल बनाने में लगी हुई है, उसकी वजह से फायदा होता है। हाल फिलहाल में आपने देखा भी है, नीति आयोग की जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो है निवेश में अव्वल आया है। ऐसे राज्य जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका अपनी नाक ऊंची घूम के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट करके घूमते थे, आज उनको पछाड़ दिया। यूपी के लोगों को तो भैया बोला जाता था ना, मार मार के भगाया जाता था कि हमारी संस्कृति खराब कर रहे हो। महाराष्ट्र में यही होता था ना कि जाओ वापस उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश जो है ऊंचाइयां जो चढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, योगी जी के तो ये नेतृत्व में चीज जो खान सरकार साहब को क्यों काम नहीं कर दिख रही है जो आप देख पा रही हैं? जी, ये खान साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही फिर? अब खान साहब जो है, मैं तो इनसे पता नहीं कितने अरसे के बाद टीवी चैनल पे जुड़ी हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। बहन जी की तरह ये भी गायब हो गए थे। अब ये बहन जी जो है फिर आ रही अगर हैं। मायावती अकेले लड़ने जा रही हैं तो आपको कोई एतराज है? भैया अकेले लड़े, दुकेले लड़े, कैसे भी लड़े, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे अगर उससे क्या अकेले फर्क लड़ेंगी पड़ता तो है? आपको एनडीए फायदा में जो होगा, हमारे ऐसा allied partners विशेषज्ञों हैं, का वो हमारे मानना साथ है। बने रहे, मजबूती से हम जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी है, उसको सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी है, उसको सोचना पड़ेगा। बहन जी को सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर हम आरएलडी की बात करते हैं या बीएसपी की बात करते हैं, इनको तो सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी राजनीतिक नाव में इतने छेद हो चुके हैं कि अपने आप तो ये लोग नैया इनकी पार लगेगी नहीं, पानी जब में डूब दोस्ती की जाएगी। बात चल रही हो तो जयंत चौधरी पर आप इस तरह से अटैक कर रही हैं, बाद में आपको बयान वापस न लेना पड़े। नहीं, बयान तो देखो ऐसा है कि चाहे वो किसी भी बड़े जहाज के साथ रस्सी बांधकर वो चलें, वो बात दूसरी है। सच्चाई यही है। आप कहना चाहती हैं कि जयंत चौधरी और- पिछलग्गू हैं? और जी, आप कहना चाहती हूँ पिछलग्गू हैं? पिछलग्गू की बात नहीं है, सहारा चाहिए। नहीं, आप जहाज के 2014 पीछे में रस्सी देख बांध लीजिए, के घूम रहे हैं का RLD मैं तात्पर्य समझना चाहता हूँ। 2019 में आरएलडी 0। एक बात जरूर है कि अगर हम बीएसपी की बात करते हैं, 2000 पहले आप मुझे 2014 जयंत में चौधरी इनका वाला क्लैरिटी दे दीजिए कि 19.77% जहाज के वोट पीछे परसेंटेज था और 2019 में इनका 19.26 था। जहाज के Marginally पीछे कम हुआ। रस्सी बांध के घूमते जयंत चौधरी, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, उनको बांधना पड़ेगा। वही बहन जी का हाल है। बहन जी भी अपने भतीजों को बढ़ाने लग गई हैं। ये भी अछूती नहीं है। इनको पूरी बीएसपी में, पूरे दलित समाज में कोई दिखाई थोड़ी ना दे रहा, केवल अपने भतीजे के अलावा। अरे यही तो हम खत्म करना चाह रहे हैं। वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, अपराधीकरणवाद, आतंकवाद, जी। ये सारे जो वाद जो हैं, जिसपे ये लोग आलाप लगाते तो थे, मायावती ये परिवारवाद राजनीतिक कर दल रही हैं खत्म मतलब? करेंगे। बिल्कुल और बीजेपी में तो ऐसा कतई नहीं होगा। नहीं। देखिए, वंशवाद, परिवारवाद वो है कि जब पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से होगा, कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। जी। और अगर अध्यक्ष नहीं भी होगा तो पूरा वर्चस्व बोलबाला आप रहेगा। जयंत चौधरी पर कोई बोलने के दूसरा- बाद अभी अचानक उन पर खामोश हो गई। मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, जहाज के पीछे रस्सी बांध के घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भैया उनको सहारा चाहिए ही। 2014 में 0, 19 में 0, तो उनको सहारा चाहिए ही। तो क्या अगर वो सहारा अभी देने तो- के लिए आपकी पार्टी तैयार है? अब ये फैसला तो हमारा नेतृत्व करेगा ना। हमारे मिशन, विजन, आइडियोलॉजी से आप जुड़ जाइए। तो जयंत चौधरी को जुड़ने की जरूरत है, मैं अभी उन्हीं से जिस पूछ खेमे लूंगा। के साथ खड़े हुए जी। हैं, उनकी आइडियोलॉजी, मिशन, विजन हमसे बिल्कुल थैंक विपरीत यू, है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, शुक्रिया आपका। 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो बहुजन समाज पार्टी और आपकी पार्टी और जयंत चौधरी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कल मायावती ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया पार्टी की हाई प्रोफाइल मीटिंग में कि नो एनडीए, नो इंडिया, यानी आपके साथ भी नहीं। ऐसा क्यों कर रही हैं मायावती और चाहती क्या हैं? कि आप लोग कोई उनके साथ डिस्कशन में है, बातचीत कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मायावती जी बड़ी नेता हैं और प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 3 बार बीजेपी की मदद से रही हैं और 1 बार मात्र अपने बहुमत पर रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप समीक्षा करेंगे या जो आप जैसे विद्वान लोग हैं जो राजनीति को बहुत बेहतरी से जानते हैं, वोट ऑफ परसेंटेज को जानते हैं, वो जान रहे हैं कि अगर 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी नहीं लड़ी होती तो 0 सीटें होती। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2022 में देख लीजिए, एक माननीय विधायक जीत के आए हैं, वो भी हाथी के दम पर या मायावती जी के दम पर नहीं, अपने खुद की दम पर, अपनी खुद की मेहनत और अपने रिश्तों पर इस फैक्ट केवल से आप MLA इग्नोर नहीं जीत कर के आए। सकते। 12.5% लेकिन मेरा वोट मानना है शेयर कि रिकॉर्ड हुआ है। जी 12.5% वोट शेयर उनके पास जी। है। विधायक भले एक जीता हो, लेकिन वोट शेयर 12.5% का है। और जब 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी तो कितना परसेंटेज था? 29.6, 22 पॉइंट कुछ था जो मुझे 29 याद गया है। था जी सर, पूरे गठबंधन के साथ जो थी।
उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर भी चुनाव लड़ा था। जी जी जी। तो आप सोचिए कि कहां से कहां आके रुकी हैं, और अगर वो अकेले जाने का फैसला कर रही। मेरा तो अपना मानना है कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र, संविधान बचाने का चुनाव है, देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसानों के सम्मान का चुनाव है। तो दो धड़े में चुनाव है। एक तरफ इंडिया लड़ रहा है, इंडिया और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, एक तरफ एनडीए लड़ रहा है, अडानी, अंबानी और कुछ अपराधी और कुछ घरानों को और तरक्की दिलाने के लिए। अब तो बहन जी को ये सोचना पड़ेगा, वो इंडिया के साथ खड़ी होंगी या एनडीए के साथ खड़ी होंगी। आपको क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव में जा रही हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो एनडीए के साथ ही हैं, या फिर आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? नहीं, हमें ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। इंडिया अब की देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है और इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही इंडिया को बचाने जा रहा है। देखिए, अगर बहन जी को लगता है कि बाबा साहब के बनाए संविधान को, लोकतंत्र को और जो द्वेष भावना फैलाई है बीजेपी ने, जो नफरत फैलाया है, अगर उसको खत्म करना है तो उनको खुद विचार करना सुनील जी, पड़ेगा। एक चीज की क्लैरिटी मुझे चाहिए, मायावती क्यों आपके अलायंस के साथ हैं? आप में क्या है ऐसा, और आप ऐसा क्या कर देंगे कि मायावती आपका साथ दें? नहीं, बीजेपी में चली जाए। हम कहां कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं भाई। अभी तो जब शुरुआत कर रहे हैं तो शहद भरे शब्दों में, अभी इतनी उलझन और चिढ़ से आप बात क्यों कर रहे हैं? नहीं कमाल। देखिए, वो खान साहब नोट करिएगा सब, है इस बात को। आपका वकील मैं ही हूं, देखिए अभी नो, कमाल है, कमाल। वो 3 बार बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बनी है। इसको ना खान साहब रोक सकते हैं, नकार सकते हैं, ना अनिला सिंह जी नकार सकती, ना आप नकार सकते और इस हैं। फैक्ट से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपने भी मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाई है, आपने उनके साथ अलायंस किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, आप पीछे से आवाज मत दो सर, मैं बात कर रहा हूं। नहीं, हमने काशीराम जी के साथ, जी, काशीराम जी के साथ, काशीराम जी के साथ, मायावती जी के साथ नहीं। काशीराम सर, तो जी 2019 में तो झूठ कांशीराम बोल जी रहे हो, नहीं क्या थे, झूठ बोल रहे हो? तब क्या उनकी प्रतिमा के साथ आपने गठबंधन किया था? हाँ, उनके साथ 2019 उनके साथ 2019 में लड़े। बड़े अच्छे मन से, बड़े मन से हमारे नेता ने उनसे गठबंधन किया और वो बड़े छोटे मन से गठबंधन तोड़ के चली गई। अगर वो हमारे आज भी गठबंधन में होती तो मुझे लगता है वो आज इंडिया की धुरी होती, वो आज राज्यसभा में होती, वो देश की राजनीति में जो खान साहब कह रहे हैं कि पूरा देश चर्चा कर रहा है, अगर वो हमारे साथ खड़ी होती तो जरूर पूरा देश चर्चा कर रहा होता। आपके साथ खड़ी होती तो आप उन्हें राज्यसभा दे देते। आप मायावती को छोटी नेता मानते हैं। एक समय राज्यसभा में उनके पास 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप उन्हें एक सीट के लायक समझते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मेरी वो मंशा नहीं थी कि हम भेज देते। हमने अरे आपकी मंशा दिख रही है, पहले बड़े प्रेम से शहद, बाद में ऐसा चिड़प कर रहे हैं, अरे हम राज्यसभा दे नहीं जा देते। सकती हैं। अरे वो बांटती थी राज्यसभा, आप कह रहे हैं आप दे देंगे उनको। देखिए, ये बात आप भी जान रहे हैं और मुझे सुनने वाले सब लोग जान रहे हैं। अगर वो किसी गठबंधन में नहीं गई तो उनका वोटा परसेंटेज 7 और 8% होगा। आपको कैसे पता? और ना हम जा रहे हैं, ना आप जा रहे हैं, ना खान साहब कहीं इतना जा रहे बढ़ के अतिशयोक्तिपूर्ण बयान की मायावती 8% रह जाएंगी, क्यों? जो लगातार गिरावट आ रही है उससे महसूस हो रहा है। ओके, खान साहब ही तो मैथमेटिक्स वाली भी बात करने लगे। खैर जी, खान साहब से बाद में इसका हिसाब किताब किया जाएगा। अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आज सुना आपके अध्यक्ष ने ज्वाइन कर लिया, खबर हमने देखी। कांग्रेस क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में? जी ब्रजेश जी, आपकी पार्टी क्या चाहती है यूपी में? देखिए ब्रजेश जी, 2024 का चुनाव तो 2 धड़ों में ही होने जा रहा है। ओके, एक तरफ इंडिया खड़ा है जिसमें इस देश के गरीब, युवा, किसान, दलित, पिछड़े, जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं। एक दूसरी तरफ वो एक गठबंधन है जिनके साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अडानी, लडानी, फडानी और जितने इनके पास सब हैं, वो गठबंधन है। तो देश के आम आदमी बनाम देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपति और ईडी, सीबीआई का जो गठबंधन एनडीए का है, वो चुनाव होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ था जी,
वो दरअसल दलितों की लड़ाई के लिए हुआ था। मान्यवर काशीराम जी ने उस लड़ाई के लिए उस पार्टी का गठन किया था और जनता ने उन्हें उनका समर्थन भी दिया। जैसे जैसे उस जनमानस को ये बात समझ में आने लगी कि अब इनका उद्देश्य, इनका जो मिशन था वो भटक चुका है। और ये बात वो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो खुद उत्तर प्रदेश में इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं, जिनके 2% वोट है। कोई बात कमाल है, मतलब नहीं, कोई ये सिर्फ यूपी में ही मुमकिन है। हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। हमें और बहुजन समाज पार्टी में फर्क यही है ब्रजेश जी कि हमने जनता के मुद्दों पर लड़ने की अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। जनता ने कभी हमको हराया, कभी जिताया, राजनीति में चलता है। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को देखिए, घटती जा रही। हम बहन जी का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस आंदोलन से निकली हैं जो गरीब मजलूमों की लड़ाई का आंदोलन था। हम चाहते हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि दलितों की लड़ाई कौन गठबंधन ब्रजेश जी लड़ रहा तक मायावती को परेशान करने की कोई तरीके कांग्रेस ने सवाल का जवाब दे रहा हूं। और आज आप कह रहे हैं कि आप मायावती को उठाना चाह रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपके सवाल का सीबीआई लगाई, इनकम टैक्स लगाया, क्या नहीं लगाया आपने मायावती के? अब जनमानस से देख रहा है ब्रजेश जी कि दलितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन लड़ रहा। हाथरस में एक बेटी को जब 2:30 बजे रात को हमारी बहन अनिला जी बैठी, 2:30 बजे रात को जलवाया इन्होंने, तब कौन लड़ रहा था? कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, हमारे सांसद लड़ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी लड़ रही थी, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा था। अब इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो क्या उनको उस गठबंधन में नहीं आना चाहिए? एक सेकंड अंशु अवस्थी जी, सुन जी, बड़ी चिंता है और दलितों की बड़ी फिक्र है। ये एक बार भी सोचा जब उत्तर प्रदेश में एक दलित प्रदेश अध्यक्ष को आप हटा रहे थे? देखिए, इस बारे में हमारे खरा सवाल है, बुरा लगेगा पर है सवाल। ब्रजेश जी, हमारे एक गांव में कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव। ओके। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, तो इसके बाद फिर इन सब बातों का औचित्य खत्म हो जाए। हमने तो राष्ट्रीय पद दे दिया। नहीं, ठीक बात है। दूसरा ब्रजेश जी, यही मैं आपसे सच्चाई सुनना चाह रहा था कि दलितों को किस तरह टोकन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, कोई टोकन आपने कहा हाथी के पांव में सबका पांव, कोई टोकन नहीं। इस देश में अगर कोई पहली लोकसभा स्पीकर दलित बनी तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कोई राष्ट्रपति भैया बड़ा एहसान किया, पूरी कौम एहसानमंद है। हम प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, हम प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, हम जाति जनगणना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उस पर मुद्दे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दलितों की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही, जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, वो कमजोर न होने पाए, और बहन जी उसे कमजोर कर रही। आपकी पार्टी क्या अपेक्षा करती है मायावती से? अपेक्षा देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को बेंगलोर की मीटिंग में कहा, और सभी नेताओं ने कहा जो वहां हमारे राजनीतिक दल इकट्ठा हुए थे, कि इस गठबंधन में कोई भी किसी से अपेक्षा नहीं, सिर्फ इस देश के संविधान को बचाना है। क्या मायावती को कोई इनवाइट भेजा गया है? अब जहां पर भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी बार बार ये बयान दे रही कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब किसके मसीहा है? पूरे देश के मसीहा। दलित समाज उन्हें मानता है। क्या बहन जी को उनका समर्थन करना चाहिए? और मैं तो क्या आपको एक दलित प्रदेश अध्यक्ष हटाना चाहिए? ब्रजेश जी, मैं इस डिबेट में दंग हूं कि अनिला जी मार मार के भगा रहे हैं, लेकिन एमएच खान साहब मानने को तैयार नहीं। मार मार के भगा रहे हैं कि जाओ चाहे जहां जाओ, लेकिन अभी भी हाल देख लीजिए। अरे एमएच खान साहब, सुझाव दीजिए। खान साहब भूखे बैठ लेंगे, पानी पी के पेट काट लेंगे, आपसे हेलो नहीं करेंगे। समाज तो समझ रहा है, समाज तो ये भी समझ रहा है जो आपने किया अभी 4 दिन पहले। ईडी सीबीआई का डर है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे ब्रजेश जी बिल्कुल। अगर मायावती जी लड़िए भाई, लड़ना ही तो है। आएगा तो वो दलित है, उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैं दिल्ली से मेरे साथ जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुकेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस खान साहब के पास चलता हूँ। खान साहब, ये कांग्रेस वाले एक्चुअली में क्या चाहते हैं? अनिला जी पर बोल दीजिएगा। हाँ, मैं अनिला जी से भी सवाल करूंगा। आप तसल्ली रखो, और डिबेट में पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। पहला राउंड है ना, अभी बीरेन जी बोलेंगे, कौशिक जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। खान साहब से अंदर खाने का चाहती क्या कांग्रेस? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस गई क्यों? कांग्रेस का देखिए, पहले से आप गई काफी आ रही जानकारी है। शांति रखो कि जब कांग्रेस में, अरे कोई गली मोहल्ले की डिबेट नहीं बोल रहा था मैं, कहाँ गए? बोलिए खान साहब, कमाल कर दिया। आराम से बोलिए। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में जब कांग्रेस के साथ
दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब साथ में थे, तब कांग्रेस सत्ता में आती थी। इन्होंने पहले दलितों पे लात चलाया और उनको किनारे किया, और सच्चर कमेटी जब आई जिसमें 63% बिंदु आया कि जिसमें जो आप दलितों से भी पिछड़ा है मुसलमान, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। और आज ताजा घटना है कि एक दलित समाज का आदमी इनका प्रदेश अध्यक्ष था, उसको हटा दिया। कहे तो रहे हाथी के पांव में कहां से करते हैं? क्या कहा उन्होंने? आपके मुंह पर कहा। हाँ, कोई मैं छिपाया तो नहीं? हाथी के पांव में तो इसको कहते हैं मिश्रा जी थेथरई जब जिसको करना होता है वो कुछ भी बोल सकता है। और भाजपा को ना बोलना जो आपको दे रहे हैं, सबर रखो ना, इस तरह नो इंटरप्शन। नहीं मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात कह भाषा लेना। का प्रयोग कर रहे हैं, थेथराई बता रहे हैं। आपने भी तो बोला ना, आपने कोई छोड़ा क्या उनको? संगठन में अब आपको सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे। खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे मैं आवाज बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगेगा। बहुत साफ रूल है, अपनी बारी में बोलो, सब समय देंगे पूरा। पर ये कोई गड़ी मोहल्ले की डिबेट नहीं कि कोई भी कुछ भी बोले। खान साहब अपनी बात कंप्लीट करो आप जी। जैसे सुनील साजन जी कह रहे अरे अच्छा, अंशु अवस्थी पे तो इतना नाराज हो, अनिला सिंह ने तो क्या नहीं धोया, और सुनील साजन ने तो मतलब लिमिट पार करके आपको 4 बातें सुनाई। इनकी बातें बुरी नहीं लगी, कांग्रेस की बात बड़ी बुरी लग गई। नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो चुनाव 2012 या 14 जो भी आप देखिए, उसके बाद बाई इलेक्शन एक हुआ आजमगढ़ में, उसमें बीएसपी का वोट 39% हो गया। इसको क्यों नहीं उजागर करते आप कि पीछे जा रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं? पीछे नहीं जा रहे हैं, बीएसपी आगे जा रही है। और वहां समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमपी था, वो हार गया चुनाव। खान साहब कौन था? अखिलेश यादव का भाई। मैनपुरी में चुनाव हुआ है, उसके बाद भी रामपुर में हुआ है, दूसरी बात खतौली में भी हुआ है। आप क्यों पोल पट्टी खुलवाना चाहते हो? हाँ, नहीं, मैं पोल पट्टी नहीं खुलवाना चाहता हूँ। जितना जिसके पास पोल पट्टी खोलना है खोल ले। तो बताओ नहीं, सुनील साजन आपको राज्यसभा दे रहे हैं ऐसे जैसे बख्शीश दे रहे हो? कैसी भाषा थी ये इनकी? ये बताइए, जब बीएसपी का और सपा का गठबंधन हुआ था तो आपके कैमरामैन लेके कैमरा घूम रहे थे। मायावती जी एको बार गई अखिलेश यादव के दरवाजे पर? नहीं गई। पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी आ गया बहन जी के दरवाजे पर, दम है बात और सारी शर्तें मानने को तैयार, और उसके बाद भी 5 ही सीट पाए। अभी वो वाला वीडियो भेज देना सुनील साजन को। कहां अपने आप? अरे सुनील साजन जी हमारे जिले के हैं, इनको जानता हूं मैं यार। अभी विधानसभा यहाँ कभी भाजपा ने जीती थी पूर्वा से। इन लोगों की आपस की लड़ाई, और पूर्वा में आलिन सिंह जो है वो भाजपा। अरे पीड़ा अब दूसरी जगह चली गई। ठीक है खान साहब, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी विचारों के लिए स्थान दूंगा। दिल्ली से हमें मुकेश कौशिक जी ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश जी शुक्रिया आपका। मायावती क्या चाहती हैं? आप कुछ एनालिसिस कर पाए कि उनकी राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है? और ना उन्होंने एनडीए के साथ जाने की बात कही और ना इंडिया अलायंस के साथ। आपका एनालिसिस उनके बारे में क्या है? देखिए, बस इस जो आपकी आज की जो बहस है उसके 2 पहलू हैं। एक तो राष्ट्रीय पहलू है और दूसरा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ पहलू। मैं पहले राष्ट्रीय पर जाता हूँ, और राष्ट्रीय पहलू ये है कि एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए अलायंस है, और तीसरी वो पार्टियां हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं एनडीए से और इंडिया से जोड़ के अपना नुकसान देखती हैं। और उसमें एनडीए के साथ हल्का सा रुझान रखने वाली वो पार्टियां हैं जिनको एनडीए की मौजूदा सरकार का इस समय का बहुत बड़ा डर है, उनकी केंद्रीय एजेंसियों का डर है, और उनको ये भी लगता है कि अभी जब केंद्र में सरकार एनडीए है तो क्यों इंडिया अलायंस के साथ खड़े होकर अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां वो हैं जो इंडिया के साथ हैं, जो इनका सब कुछ इस समय अटैक पर हैं, टारगेट पर हैं, और उनको ये लगता है कि अगर इस समय हम लोग एकजुट नहीं हुए तो एनडीए हमको अगले चुनाव के बाद जाएगी। और तो मायावती को आप यूपी की पॉलिटिक्स में फिर कहां पाते हैं अगर वो अकेले मूव कर रही हैं तो? देखिए, मायावती जी का फैसला जो कल का है वो बहुत नया नहीं है। वो लगातार उनका फैसला बना हुआ है। वो लगातार कांग्रेस से, लगातार अखिलेश यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से दूरी बना के रख रही है, और उसमें एक
दुर्भाग्य सा मुझे दिखाई देता है कि क्यों बीएसपी एक बहुत बड़ी फोर्स होने के बावजूद अपने आप को समेटती चली गई है यूपी में और बाकी राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी ने उसके वोट को बहुत हद तक चट कर लिया है, खाने की कोशिश की है। सर मैंने तो कहा इस पे शोध होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है और है मैं इसको हाथी सिंबल से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन इस समय की स्थिति ये है कि लोगों को मरे हाथी में भी 1.25 लाख का दिख रहा है। करेक्ट, 12.5% तो है ही है सर। हाँ, 12.5% है। और अगर मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होती तो शायद इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत इंडिया के पास जाता। शुक्रिया मुकेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, मायावती ने ये पॉलिटिकल मूव क्यों अख्तियार किया, इसके पीछे का आप कारण क्या मानते हैं? क्या मायावती के पास अलायंस के विकल्प नहीं है या फिर वो अकेले ही जाना चाहती हैं? देखिए, ये बड़ी विचित्रता और हैरत वाली बात है और इस पर लोग ये कहते हैं कि मायावती सीबीआई और ईडी से शायद डरती हैं, इस वजह से वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अलग अलग तर्क है विपक्षियों के, लेकिन ये बात आप कह सकते हैं कि मायावती एक स्लिपरी विकेट पर खेल रही हैं, जिसमें गेंद कहीं और जा रही है और बल्ला वो कहीं और घुमा रही हैं। और इस विकेट पर उनके चाहे रन बने, चाहे उनकी पार्टी का फायदा हो, चाहे सीट आवे चाहे ना आए, लेकिन यह है कि मैच में वो रही और मैच का परिणाम क्या रहा वो बाद में तय होगा। तो ये स्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि जब एनडीए और इंडिया दो एक बड़े गठबंधन उत्तर प्रदेश में जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो एक साथ आमने सामने हैं, और जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन में आए हैं तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में जो आशंकाएं थी वो इत्मीनान में शायद बदल गई हैं। उनको अब मायावती अलग लड़कर उस तरह के कैंडिडेट खड़ा करके कितना प्रभावित कर पाएंगी, ये बड़ा अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पर कोई बहुत गंभीर है, ये भी कोई बहुत सोचने वाला विषय अब लोगों के बीच रहा नहीं बातचीत का। एमएच खान साहब जरूर अपनी बातों से जोश भर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बातचीत में काम में, लेकिन अब मायावती भाई भतीजावाद पर भी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगी, क्योंकि भाई भी अब पार्टी मीटिंग में आता है और भतीजा भी आता है, और भतीजे को हो सकता है कि मायावती लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ाएं। अब वो बिजनौर से लड़ाती हैं कि अंबेडकर नगर से लड़ाती हैं कि दलित बाहुल्य कोई सीट उसके लिए ढूंढती हैं, उसके लिए राजनीतिक पिच वो हो सकता है कोई तैयार करें। ये भी एक बड़ी इस उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रदेश में जब बात होती है 26 बनाम 36 की लड़ाई की, तो ऐसे में मायावती अपने आप को कहाँ पाती हैं और उनका कितना प्रभाव होगा मतों को प्रभावित करने में। देखिए, वो दौर नहीं रहा जब उनके पास 22, 24, 28% वोट होता था, वो घट गया है, और उनके वोट पे जो घटे थे उसको बीजेपी ने हथिया लिया है। अब वो आगे कितना उनके पास छोड़ेगी ये अलग बात है। बीजेपी को एक अच्छा खासा एडवांटेज मायावती के इस ऐलान से मिलता है, वो लाभ की ओर जाती है, और उसके अलावा उसके पास हिंदुत्व है, धर्म का तमाम सारा हथियार है, सरकार है उसकी दो जगह, संसाधनों से लैस है, बड़ी पार्टी है, तो वो सब चीज़ें बीजेपी के फायदे की ओर जाती हैं। लेकिन बीजेपी को जो सबसे बड़ा वोट बैंक प्रदान करता है हिंदू समाज, वो मुसलमान के नाम पे देता है। बीजेपी ये कहती है कि देखो मुसलमान का हम ठीक रखे हैं, एकदम उपद्रव नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू सुरक्षित हो गया है हमारी सरकार में, अब वोट दो। तो ये वोट मांगने का और लेने का चुनाव में अलग अलग तरीका है और माहौल है वो बन जाता है। और देखिए, मायावती का जब एक जमाने में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था 2019 में, तो बीजेपी भले कहे ना लेकिन डरती बहुत थी। आज भी वो इस बात से आशंकित है कि अखिलेश और मायावती एक साथ ना आ जाएं, और उनके ना आने से वो ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान नज़र आता है। मायावती और अखिलेश का गठबंधन पिछले चुनाव में 15 लोकसभा जीता,
लेकिन तब लोग कयास लगाते थे कि 50 सीट जीत लेगा, 40 सीट जीत लेगा। बीजेपी भी बहुत घबराती थी, तो वो नहीं चाहती दोबारा ऐसी स्थिति बने सामने। अब ये बात अलग है कि कई बार मजबूरियों में, कई बार सियासी फायदे के लिए नेता ऐलान करते हैं, समझौते करते हैं, सत्ता के खातिर तमाम सारी चीजें होती रही हैं जी। आपको याद होगा जो कल तक एक दूसरे के गले मिल रहे थे और एक दूसरे के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, आज वो नफरत उगल रहे हैं, उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव कई तस्वीरें ला सकता है सामने। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय, धर्मेंद्र, ये सब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कोई आजमगढ़ से लड़े, कोई बदायूं से लड़े, कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। और चूंकि इंडिया का गठबंधन इस समय मजबूत स्थिति में है बीजेपी से टक्कर लेने का, तो मायावती थर्ड प्लेयर बनकर ना रह जाएं, ये उनको देखना होगा जी। बहरहाल सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्मीदों पर चलती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बिकती है ना कहीं खुशी, ना कहीं गम बिकता है, लोग इस गलतफहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी। यही बात मैं खान साहब भी कहता हूँ कि जिद ना किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अनिला जी, अगर कहीं बीएसपी वापस समाजवादी पार्टी के अलायंस या नवगठित इंडिया अलायंस का पार्ट बन गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि 2019 में भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, ये सब जो दल है ना, ये सब मिलकर लड़े थे चुनाव। रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है किसके कितनी सीटें आई थी यहाँ पर। और जहां तक मेरी जानकारी है, बेंगलुरु में जो बैठक हुई है इस डॉटेड इंडिया की, उसमें यह तय हुआ है कि जिस राज्य में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा वो तय करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें यहां से पार्लियामेंट में जाती हैं और तय करता है कि भाई सरकार किसकी बनेगी। तो अखिलेश यादव जी इसी सूबे से आते हैं, तो ड्राइविंग सीट पे यही बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग व्हील इन्हीं के हाथ में है और जो मिक्स्ड मिठाई का डिब्बा लेकर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात है किसको लड्डू, किसको पेड़ा, किसको बर्फी मिलने वाली है और अपने पास कितनी मिठाई। ये उनके अलायंस का इंटरनल पार्ट है। आपको क्यों फिक्र है कि कौन लड्डू पाएगा, कौन पेड़ा और किसके हाथ गुड़ लगेगा? मैं बता रही हूँ ना, आपने मुझसे कहा कि आपको फिक्र होती है कि नहीं होती है, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, फिक्र इन सबको हो रही है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील जो है वो अखिलेश जी के हाथ में होगा। चिंता करें बाकी राजनीतिक दल, एनडीए को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो बहुत क्लियर फंडे हैं और क्लियर सीटों का डिवीजन भी है जी। कोई प्लान भी है कि अगर ये हाथ मिला लेती मायावती ऐन वक्त पर, तो जी अगर मायावती ऐन वक्त पर, जैसे पिछली बार अचानक से अनाउंसमेंट हुआ था, इस बार भी कोई गेम हो गया, तो प्लान भी है कुछ आपके पास? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि डॉटेड इंडिया के साथ बीएसपी चली जाए? मैं भी जा सकती है, बिल्कुल शौक से जाए भाई। 19 के चुनाव में भी कोई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, ये 14 में हमारे साथ मिलकर लड़ी थी, ये 17 में लड़ी थी हमारे साथ मिलके, 22 में हमारे साथ मिलकर लड़ी थी। क्या नतीजे हैं? और अभी मैं सुन रही थी अपने को पैनलिस्ट को जो कि कह रहे थे अभी दलितों की मसीहा है, डॉक्टर खान कह रहे थे दलितों की मसीहा है। बिल्कुल, दलित समाज से आती है, मुझे बहुत गर्व होता है। महिला और वो भी दलित समाज से 4 बार मुख्यमंत्री बन जाए, ये वाकई में गर्व महसूस करने का विषय है। परंतु दलितों ने क्यों साथ छोड़ दिया? अगर हम हाल फिलहाल के चुनाव 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं, दलितों की बात कर लेते हैं, तो आप बता दीजिए, अगर जिस समाज से बहन जी आती है उसको आप माइनस कर दीजिए, तब भी 51% जो है वो जो दलितों का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था। अब आपने ऐसी बात कह दी, खान साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। खान साहब, कोई जवाब है आपके पास? मैं बात पूरी कर लूं? बस एक सेकंड रुकिएगा, खान साहब से जवाब ले लीजिए जी। खान साहब, आपका मुंह तो खुला रह गया। नहीं है, तीन बार जो मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी, 4 बार सर, 4 बार बीजेपी के समर्थन से बनी थी। 3 बार समाजवादी पार्टी बनी। चौथी बार तो अपने आप बनी थी जी।
चौथी बार तो फुल फ्लैश बनी थी जी। 3 बार ये दरवाजे पे आए थे बहन जी के दरवाजे पे भारतीय जनता पार्टी आई थी और बहन जी ने अपने शर्तों के हिसाब से उनके काम को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर नोएडा तक किया उन्होंने। और जब उन्होंने देखा कि बहन जी ने देखा कि जब ये हमारे वसूलों से भटक रहे हैं, सर उसूलों से नहीं, 6-6 महीने का सत्ता का बंटवारा हुआ था, अपना समय पूरा करके दूसरे को ठेंगा दिखाया था। सर क्यों फैक्ट छिपाते हो सर? नई पीढ़ी नहीं जाने, पीछे वाले तो जान रहे। नहीं, ये सब कुछ तय नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं तय हुआ था। ये हो गई थी कि बहन जी नहीं, इनको तकलीफ ये हो गई थी कि बहन जी जो है दलितों का आज दलित साथ छोड़ के चले गए। आपके मुंह पर कहा ना उन्होंने कि जो आपके साथ थे आज हमारे साथ हैं, आपके मुंह पर कहा उन्होंने और आप जवाब नहीं दे पाए। क्या कहा कि दलित छोड़ के चले गए आपको? मुंह पे कौन चला गया? दलित छोड़ गए आपको? कौन चला गया छोड़ के? दलित छोड़े चले गए। हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा, सब हमने ही छोड़ा सबको, कोई हमको नहीं छोड़ के गया, कोई छोड़ के नहीं गया। मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद है। धन्यवाद खान साहब। देखो आप 3 बार खेल लिए, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ प्लीज। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कोई ऐसी संभावना है सुनील साजन जी की इंडिया अलायंस में अचानक से मायावती की एंट्री हो, जैसे पिछली बार आप लोगों ने कराई? कोई बैकडोर टॉक चल रही है क्या? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके कार्यक्रम में ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं, कोई संभावना नहीं है। राजनीति में तो सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। और जो समाजवादी पार्टी है, जो इंडिया परिवार है, उस परिवार ने कहा कि जो भी, हमारे नेता ने कई बार कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है वो इंडिया परिवार में आ जाए, उसका स्वागत है। तो हम, और खान साहब कह रहे हैं कि हम दरवाजे गए थे। अरे वो हमारी बड़ी हैं, हम दरवाजे गए थे, सच है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। बड़े ताव में पिछली बार कहा था कि चली जाए बीजेपी में, और अब आपका बयान बदल गया, बड़ा मुलम्मा चढ़ा के शहद लपेट के पेश कर रहे हो। आप अपने से ही पर्दा हटाते जा रहे हो, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं ब्रजेश जी, जब मैं फैक्ट रखता हूं, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगातार नीचे जा रही। अगर आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ ना आती तो 0 नंबर रहता और लगभग 0 है विधानसभा में। लेकिन क्योंकि हम लोग संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। और मैं आपके कार्यक्रम में मैंने कई बार कहा है, ये 2024 का चुनाव 2 धड़ों के बीच होने जा रहा है, भाजपा हटाने के लिए और एक नई सरकार बनाने के लिए। तो मायावती जी को यह तो तय करना पड़ेगा, या तो वो इंडिया के साथ आके लड़ाई पेश करते हो कि जैसे आप हैं तभी डेमोक्रेसी बचेगी, वरना डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, और क्या होगा, कैसे होगा, मतलब खुद को ऐसे पेश करते हो जैसे बाकी दलों की कोई अहमियत ही नहीं। वो मुसलमानों को स्टेज से धक्का देकर निकालने वाली पार्टी है। 14 के बाद, खान साहब बीच में ना बोलो आप। खान साहब मैं आवाज बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगेगा। 14 के बाद से किसानों की स्थिति क्या है, हमको बुरा नहीं 14 के बाद से देश के बेरोजगारों की स्थिति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश में महंगाई क्या है। तो क्योंकि जो लोग सारे सरकारी संस्थानों पर कब्जा किए हैं, आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? हमने तो नहीं कहा आरक्षण बीएसपी खत्म कर रही, हमने तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के खिलाफ, हम लोग तो आरक्षण के पक्षधर हैं। तो आप जो कहना चाहते हैं वो भी तो नहीं कह पा रहे हैं कि कौन खत्म करना चाहता है, ये भी तो नहीं कह रहे हो। नहीं, बीजेपी खत्म कर रही। अरे बीजेपी खत्म कर रही, खुल के कहा करो, बंद में बात नहीं होगी। अनिला जी टाइम दूंगा, तो अब मायावती जी को तय करना कि जो आरक्षण में उनकी बात लेनी उसके साथ जाना है। जी शुक्रिया आपका सुनील जी, धन्यवाद। अंशु अवस्थी, जब इंडिया अलायंस का पार्ट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, और जैसा कि डिबेट में और सुनील साजन से बात करके लग रहा है, कोई आप लोगों की सीट की अंडरस्टैंडिंग है? ब्रजेश जी देखिए, मुंबई की बैठक होने दीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, कौन कहाँ लड़ेगा। पर अनिला सिंह तो पता है, उन तो कह रही थी कि जो बड़ा दल होगा वो तय करेगा, कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है? नहीं, देखिए अनिला सिंह जी को एक बात तो बखूबी पता है कि इनका जो गठबंधन है वो सरकार अब जा रही है। अच्छा, तो अब चूंकि जब इतनी चिंता है, आप देख रहे थे कि आज ढक्कन नहीं खोल पा रहे थे, आपको ये देख रहे थे, आप एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला, ढक्कन नहीं खोल पा रहे। ये भी कोई चर्चा का विषय है? नहीं, चर्चा का है, चर्चा करें हम लोग, इच्छा ढक्कन खोल सकता है, हार मान चुके हैं, हार मान चुके हैं।
और देखिए 2024 में ब्रजेश जी बदलाव होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। इनसे सीट पूछ लो सुनील साजन से, 62 कंसर्न ये सीट पूछो इनसे। 62% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इनको 37-38 मिला था। उत्तर प्रदेश में ये 10-12 सीटों के ऊपर नहीं आ रहे हैं और पूरे देश में सैकड़ा नहीं पा रहे। कोई अकाउंट से पैसा थोड़ी ट्रांसफर है कि 62 रुपया यहाँ जमा इस अकाउंट में शिफ्ट कर दो। ब्रजेश जी पूरे देश में ये सैकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं, सैकड़ा। इनको चिंता इसीलिए है, अब ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़े। ये लड़ाने का काम बंद करिए, अनिला जी हमारी बहन है, ये लड़ाने बिलाने काम जो बीजेपी ने आपको सिखाया है बंद करिए। खान साहब चिंतित हैं, वो जानना चाहते हैं सीट वाली बात हो गई कि नहीं। ब्रजेश जी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन ये डिबेट का विषय। खान साहब मैं आपकी आड़ लेके 2-4 सवाल पूछ लिया हूं। अगर बोतल नहीं खोल पा रहे उसकी चर्चा नहीं हो सकती तो सीट की चर्चा कैसे यहाँ पर होगी ब्रजेश जी। ऑल राइट, मुकेश कौशिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार है। मुकेश जी देखिए, अगर इंडिया अलायंस होगा तो उस अलायंस में निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे की बात यूपी में ज़रूर फंसेगी, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि उसका प्रभाव बढ़ा है, उसका राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी है और अब वो वाली परिस्थिति नहीं है। गंगा यमुना और सरयू में पानी बहुत बह चुका है। कांग्रेस अपने को यूपी में मजबूत बताने की कोशिश कर रही, ग्राउंड पे है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या वो वक्त इंडिया अलायंस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा सीटें तय करना? मुझे लगता है कि कांग्रेस मोलभाव करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं बची है, इसलिए वो मुश्किल दूर होती दिख रही है और उनको लगता है कि अगर उनके कुछ बड़े नेताओं की सीट अखिलेश यादव छोड़ देंगे तो ये अलायंस आराम से चल निकलेगा। और अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि वो एक बड़े जहाज के साथ रुके रहें, जैसे कि कह रहे थे कि बड़े जहाज के साथ लोग लगते हैं। इस समय इंडिया अलायंस एक ऐसा अलायंस बन के उभरा है जिसमें या तो कोई बीजेपी के अलायंस के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ है। जो तीसरी पार्टियां हैं जो अपने आप को ये कह रही हैं कि हम इन दोनों के साथ नहीं, वो चुनाव होने तक कम से कम एनडीए के साथ हैं। सर ऐसी कई पार्टियां हैं, मैं बीजू जनता दल का जिक्र करूंगा, वाईएसआरसीपी की पार्टी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस की पार्टी है सर, वो किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल, और टीआरएस की भी एक पार्टी है, आप ठीक कह रहे हैं। और ये सब वो पार्टियां हैं जो चुनाव के बाद की परिस्थितियों के लिए अपने कार्ड अपने हाथ में रखना चाहती हैं और चुनाव तक किसी भी आफत को अपने सिर पर बुलाने से डर रही। और वो आफत बहुत स्पष्ट है। 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर साथ लड़े थे। बीजेपी को जितना नुकसान बना था हो चुका है। उसमें उस चुनाव में ये तय हो गया था कि बीएसपी के सीटों का बंटवारा अगर इंडिया अलायंस के लिए यूपी में टफ है तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। यहाँ अपना दल भी है और सुनील साजन के खासम खास दोस्त ओम प्रकाश राजभर भी पहुंच चुके हैं, संजय निषाद ऑलरेडी हैं वहाँ पे। मुश्किलें वहां भी नहीं होंगी सर, ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं सर, टफेस्ट निगोशिएटर हैं पॉलिटिक्स में सर ये लोग। कितना ही नेगोशिएटर हो, लेकिन बीजेपी उतना ही जगह देने वाली है जितना इनको साथ रखने के लिए दे सकती है। और उसी तरह से अखिलेश यादव भी उतनी ही इनको सीटें कांग्रेस को देंगे जितनी साथ रखने के लिए बहुत। सर मैं कहता हूँ राजभर जी को अंडर एस्टिमेट ना करें सर, वो पैरासूट लिए हैं, पूरा बक्सा लेके कूद सकते हैं कहीं भी। हाँ राजभर जी, आप सोचेंगे आपका बक्सा आपके पास लेके कूद गए सर। थैंक यू मुकेश जी, शुक्रिया। अनिला जी आप कुछ कहना चाह रही थी, 20 सेकंड, गो अहेड। जी बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि दूर से देख के गर्मी में रेत को पानी समझ लिया, कुछ लोगों ने अहंकार में खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई को सुन रही थी और वो कह रहे थे ये जो है संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। साहब थोड़ा सा ना पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर बैठा करें और खासतौर से पता कर लिया करें कि अनिला अगर बैठी है तो तत्वों पे बात किया करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1.5 साल तक किसान बैठे रहे प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर। क्यों था प्रधानमंत्री जी जाते आपको कानून थोप रहे थे, जिन कानूनों से पूरे देश के किसानों। बहुत बहुत धन्यवाद, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा बहन जी क्या चाहती हैं। नमस्कार।